दोस्तों, जब हम एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का अर्थ होता है चीर फाड़ करना। अब चीर फाड़ किसकी करेंगे? जब हम हमारे शरीर का अध्ययन करेंगे, जब मानव शरीर का अध्ययन करेंगे तो मानव शरीर की चीर फाड़ करनी पड़ेगी। जब मानव शरीर की रचना का अध्ययन करेंगे, हमारे शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेंगे, तो उसके लिए हमें चीर फाड़ करनी पड़ेगी। अब चीर फाड़ करेगा कौन? वैसे ही जब हमारी संस्कृति के अंदर किसी मुर्दा व्यक्ति को हाथ लगाने के बाद, ठीक है ना, जब हम किसी मुर्दा व्यक्ति को हाथ लगा देते हैं, यहां तक कि हम जब किसी मरे हुए जानवर को हाथ लगाते हैं तो उसमें भी हम अपने आप को अपवित्र समझते हैं, और हाथ लगाने के बाद में या फिर किसी के दाग में जाने के बाद, शरीर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद भी हमारे यहाँ स्नान करने की परंपरा है। अब हम उस परंपरा के पीछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक मान्यता है कि मरे हुए व्यक्ति को हम हाथ भी नहीं लगाते हैं। इतना तो अपवित्र मानते हैं, एक निकृष्ट कार्य मानते हैं और एक घिनौना काम, गिरा हुआ काम समझते हैं। जब हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, आयुर्वेद के एक नाम है सुश्रुत, चरक, ये दोनों आयुर्वेद में एक ऐसे महान शख्सियत हुए हैं जिन्होंने समाज की धारणाओं को दरकिनार करते हुए हमारे शरीर के बारे में विस्तृत जानकारियां लिखी और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। आज भी इनका नाम जिंदा है और पूरी मेडिकल साइंस इस नाम पर जिंदा है। जितने भी सारे अनुसंधान हुए हैं विश्व में मेडिकल साइंस को लेकर, जितनी भी खोज हुई है, वो इन्हीं की अच्छे कर्मों की वजह से सारी चीजें आज हम पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और मेडिकल साइंस की जितने भी शोध हो रहे हैं वो सब एक तरह से इनकी ही देन है। ये सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक माना जाता है। शल्य क्रिया यानी सर्जरी, ठीक है, शल्य क्रिया जनक। जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जितने भी शल्य क्रियाएं होती हैं, उनकी शुरुआत आचार्य सुश्रुत ने करी, इसीलिए आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। ठीक है, अब ऐसे समय में जब हम किसी डेड बॉडी को स्पर्श करने पर अपने आप को अपवित्र मानते हैं, उस समय इन्होंने शरीर, एक मरे हुए शरीर की चीर फाड़ करके उस शरीर का अध्ययन किया और उसके बारे में ग्रंथ लिखे, उनके बारे में बड़ी बड़ी बुक्स लिखी और ग्रंथ लिखे। सुश्रुत ने जो ग्रंथ लिखा उसको सुश्रुत संहिता बोलते हैं, ठीक है, मोटा बड़ा ग्रंथ। और चरक ने जो लिखा उसको चरक संहिता बोलते हैं। सोचो उस समय इन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को किस तरह से फाड़ा होगा, किस तरह से उसकी चीर फाड़ करी होगी और उनका अध्ययन किया होगा। उस समय तो इतनी लैब वगैरह नहीं थी, इतना विकसित विज्ञान नहीं था, ठीक है। आज से ये करीब 4 से 5,000 वर्ष पुराने व्यक्ति हैं। उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने सुश्रुत संहिता और चरक संहिता लिखी और शरीर का विस्तृत वर्णन किया, ठीक है, शरीर का विस्तृत वर्णन किया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने महान व्यक्ति रहे होंगे, इनकी दिव्य दृष्टि कितनी अद्भुत रही होगी, जिन्होंने उस समय शरीर के एक मुर्दे शरीर को चीर फाड़ करके शरीर के बारे में विस्तृत जानकारी लिखी। और ये जो है, ये उस समय आंख, नाक, कान और स्किन को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लगा देते थे, ठीक है। स्किन का, त्वचा का भी ऑपरेशन करते थे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उस समय ये आचार्य सुश्रुत ऑपरेशन करते थे। एक अंग को हटाकर, एक शरीर के पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को हटाकर दूसरे ऑर्गन पे सेट करना, ऑपरेशन करना उस समय भी प्रचलित था और बाकायदा शास्त्रों में लिखे इन्होंने। ऐसा नहीं है कि ये केवल किंवदंतियां हैं, केवल कथाएं हैं, कथाएं नहीं है, इन्होंने लिखे। और जो लिखे हुए ग्रंथ है वो आज भी आयुर्वेद में पढ़ाए जाते हैं, लिखाए जाते हैं। और पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो सर्जरी डिपार्टमेंट है उसमें
एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये डाइसेक्शन शब्द चीर फाड़ करना, और चीर फाड़ करना किसकी? एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी मृत्यु 55 से 60 वर्ष में हुई हो। ठीक है, 55 से 60 वर्ष, उसके शरीर के सारे ऑर्गन व्यवस्थित हो, शरीर में किसी प्रकार की चोट ना हो। ठीक है, उसकी मौत किसी विष के सेवन करने से न हुई हो, विष का सेवन न किया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी प्रकार का पॉइजन ना खाया हो, बिल्कुल नेचुरल मौत हो। ताकि डाइसेक्शन उस समय कैसे करते थे? पुराने समय में ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 50-55 साल की उम्र में यदि कोई मर गया, ठीक है, एक तो उस समय के इन लोगों के सामने क्या, ये जो थे इनके सामने सबसे बड़ी परिस्थिति थी, मृत व्यक्ति को या फिर मृत जीव को हाथ लगाना अपवित्र समझता था। ठीक है, एक तो किसी मरे व्यक्ति को हाथ लगाना अपवित्र समझता था। एक दूसरी तरफ उस समय ये शरीर मिलना भी, मृत शरीर मिलना भी बहुत बड़ा काम था। मृत शरीर भी नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार में हमारे धर्म कहता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो उसको जलाना हम उसकी आत्मा को मोक्ष देने के बराबर मानते हैं। तो उस समय मृत शरीर को खोजना भी बहुत बड़ी बात थी। आसानी से डेड बॉडी भी नहीं मिल पाती थी। आज तो फिर भी कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें लोगों की लावारिस इस कंडीशन में मौत हो जाती है, और कई बार व्यक्ति को उसके परिजन भी नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आज के समय में तो हम कल्पना कर सकते हैं कि डेड बॉडी मिलना आसान है, क्योंकि इतने कई सारे व्यक्ति हैं जिनके मरने के बाद उनके घर वाले हालचाल भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस समय जो बॉडी है वो मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटलों में सुरक्षित रहती है और आसानी से मिल जाती है। लेकिन उस समय डेड बॉडी मिलना भी थोड़ा कठिन काम था। दूसरा, एक शरीर को सुरक्षित रखना भी बहुत बड़ा काम था। ठीक है, आज यदि कोई ठंड में व्यक्ति मर रहा है तो उसकी बॉडी करीब 30 घंटे बाद में सड़ने लगती है, बदबू देने लगती है। यदि कोई गर्मी में व्यक्ति मरता है तो उसकी 18 से 20 घंटे के अंदर उसकी बॉडी से बदबू आने लगती है। ठीक है, 18 से 20 घंटे के अंदर, और ठंड में यदि हो रहा है तो करीब 30 घंटे तक या फिर 30 घंटे के बाद में उसके बॉडी से बदबू आने लगती है, शरीर खराब होने लगता है। तो इस समय क्या क्या परिस्थितियां थी? एक तो डेड बॉडी मिलना असंभव था, समाज अपवित्र कार्य इस चीज को, उसको स्पर्श करना और उसको काटना एक बहुत घिनौना काम समझता था। और दूसरा, उस बॉडी को यदि बॉडी मिल गई तो उसको वर्षों तक कैसे उसको व्यवस्थित रखे ताकि वो शरीर सड़े नहीं, बदबू ना मारे, उसके शरीर के सारे अवयव अंग व्यवस्थित रहे। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी इन्होंने डाइसेक्शन किया और शरीर को बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया, और इसके बाद में इन्होंने शरीर रचना को दो भागों में विभक्त किया। ठीक है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को मैक्रो और सूक्ष्म शरीर को माइक्रो एनाटॉमी। इस तरह से शरीर को अलग अलग भागों में डिवाइड किया। जो भी हमारे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, जो बड़े ऑर्गन है उसका अध्ययन स्थूल शरीर के अंदर करते हैं, और जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उनका अध्ययन हम माइक्रो एनाटॉमी के अंदर करते हैं। उस समय तो देखो सबसे बड़ी बात थी, उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था। तो उस समय भी इन्होंने सूक्ष्म शरीर का अलग से अध्ययन किया और जो स्थूल शरीर है उसका अलग से अध्ययन किया। दोस्तों, ये सारी चीजें आप सांवलिया क्लासेज मेवाड़ राजस्थान में के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड है। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। और अभी 10 जनवरी तक विशेष ऑफर है। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, स्पेशली आयुर्वेद नर्सिंग, DANP, स्पेशली आयुर्वेद नर्सिंग, DANP और BNYS और BSc इन आयुर्वेदा, BSc नर्सिंग इन आयुर्वेदा। यदि आप 10 जनवरी तक
एडमिशन लेते हैं तो आपको एक विशेष छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और कई सारी चीजें आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आज से हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे और ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो मिलेंगे जो अब तक सोशल मीडिया पर नहीं डले हैं। कि आप चाहते हो आयुर्वेद के अंदर, योगा नेचुरोपैथी के अंदर, बीएससी नर्सिंग के अंदर, डीएनपी जो पर्टिकुलरली आयुर्वेद नर्सिंग का जो डिप्लोमा चलता है उसमें भी है, वो चाहे एनआरएचएम हो, एनएचएम हो या फिर आरपीएससी हो, आरपीएससी या फिर अन्य कोई भी बोर्ड करवाता हो, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती करवाएगा, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है, एनआरएचएम इन सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आयुर्वेद के हर एक सिलेबस को, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। 10 जनवरी तक आपको समय याद रखना है। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आपको 10 जनवरी से पहले संपर्क करना है। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप निसंकोच डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।